तो चलो बच्चों, आज हम पुनः जो हम ये अंतिम अध्याय है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अंतिम अध्याय क्या है? अध्याय नंबर 9, समानता के लिए संघर्ष। इस अध्याय का, इस 9वें अध्याय का आज हम पढ़ेंगे भाग 2। उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। कि भारत के संविधान के अंतर्गत हमारे को समानता को किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में अंगीकृत किया गया है, उसके क्या क्या है ना प्रावधान है, उन प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। तो पीछे के जो भाग 1 है उसको हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो हमने ये इस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न अध्यायों का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत विभिन्न समानता स्थापित करने के संघर्ष को भी हमने पढ़ा और विभिन्न असमानता के व्यवहार किन किन लोगों के साथ किया जा रहा था उसको भी पढ़ा। और साथ ही इन्हीं समानता के स्थापित करने के लिए, इसी समानता के संघर्ष के लिए हमने पिछले जो भाग है उसमें तवा मत्स्य संघ के संगठन के बारे में पढ़ा। किस तरह से तवा मत्स्य संघ संगठन बना, किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा की और लास्ट में अपने अधिकारों की सफलता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। मछली पकड़ने का अधिकार भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसके अंतर्गत हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2, भारत के संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, इसी समानता के लिए संघर्ष के अंतर्गत। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप डायरी या नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट भी करते रहिए। तो चलो देखते हैं। न्याय के लिए आंदोलन, समानता के लिए गीत और कविता द्वारा समता स्थापित करने का ही भाव होता है। कि कोई भी समानता स्थापित करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए किसी गीत के माध्यम से, कोई भाव प्रकट करने के माध्यम से भी किया जा सकता है। समानता स्थापित की जा सकती है या समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे एक गीत भी पढ़ने वाले हैं कि उसमें है ना जो समानता स्थापित करने के लिए उसको उस पर किस प्रकार से जोड़ दिया गया है ताकि लोग प्रेरित हो सके। यहाँ प्रस्तुत गीत विनय महाराज द्वारा सूचना का अधिकार के अभियान में लिखा गया है। कि जो सूचना का अधिकार हमारे को 2005 से प्रदत्त है संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रेरक गीत दिया गया है कि किस तरह से समानता स्थापित करने के लिए वो प्रेरक गीत है। उसको हम देखते हैं। एक प्रेरक गीत यहाँ पे है, जानने का हक। प्रेरक गीत का जो शीर्षक क्या है? जानने का हक। इस प्रेरक गीत को आप भी अपने लय ताल से पढ़ सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बात की गई है। मेरे सपनों को ये जानने का हक रे। कि भाई मेरे सपनों को, है ना, सबके सपने होते हैं, सब लोगों के अलग अलग होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर कह रहा है कि भाई मेरे सपनों को ये जानने का हक है। अब जानने का हक हम किसके तहत, किसी भी डिपार्टमेंट से मांगते हैं? सूचना के अधिकार के तहत। तो यहाँ पर उस सूचना के अधिकार के तहत ही ये कविता गीत प्रस्तुत किया गया है। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे। कि सदियों से विभिन्न प्रकार के, है ना, जो विभिन्न भेदभाव किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ भी हमने विभिन्न प्रकार के भेदभाव देखे। तो मेरे हाथों को ये जानने का हक है कि ये भेदभाव कब समाप्त होंगे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे। कि भाई बरसों से, है ना, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है और बेरोज़गारी बढ़ने से लोग अपने जो रोज़मर्रा के जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पैरों को ये जानने का हक है कि क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, आज भी काम नहीं, कि सभी व्यक्तियों के पास काम नहीं है। आज भी जब भारत एक विकासशील देश है तो ये मेरे को जानने का हक है कि क्यों नहीं है, सभी लोगों के पास काम क्यों नहीं है। क्यों गांव-गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। अब यहाँ पर है कि भाई मेरे पैरों को ये जानने का हक है क्यों गांव-गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। कि भाई इतनी विकासशील देश होने के बावजूद भी मेरे पैरों को ये जानने का हक है कि पर्याप्त, जब दुर्गम क्षेत्रों या आदिवासी इलाकों में जब बसें नहीं होती है, पर्याप्त बसें नहीं होती है लोगों को लाने ले जाने के लिए, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अभाव है, तो ये मेरे पैरों को जानने का हक है कि ये सुविधाएं आज तक भी क्यों नहीं हो पाई।
मेरी भूख को ये जानने का हक रहे। अब ये भूख से संबंधित बात हो रही है कि भूखमरी, जैसे हमारे भारत में कई लोग है ना इतनी गरीब होते हैं कि उनको खाने के लिए पर्याप्त 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो मेरी भूख को ये जानने का हक रहे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं, अन्य नहीं। अब मेरे को ये जानने का हक है, मेरी भूख को ये जानने का हक है कि भाई हमारे भारत में है ना गोदामों में पड़े पड़े गेहूँ चावल सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीब लोग भूखे मर जाते हैं। तो मेरे को ये जानने का हक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो गोदामों में अन्न धान्य पड़ा पड़ा सड़ जाता है, जबकि गरीबों को नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रहे, क्यों गोली नहीं, सुई नहीं, दवाखाने पट्टी टाँके का सामान नहीं। अब मेरी जो बूढ़ी माँ है, जो बीमार माँ है, उसको ये जानने का हक है कि उसके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है, उसके लिए गोली सुई दवाखाना पट्टी टाँके का सामान क्यों नहीं है। पर्याप्त सुविधाएं सरकार को, ये सब सुविधाएं सरकार का दायित्व है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो सभी को है ना जो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। लेकिन ये क्यों नहीं है हमारे भारत में, आज भी सब जगह पर्याप्त है ना जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रहे, क्यों रात दिन करें मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। अब मेरे बच्चों को ये जानने का हक है कि मेरे गांव में पढ़ाई की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो मेरे बच्चों को ये जानने का हक है। तो ये जो पूरी जो कविता दे रखी है, यहाँ पर अपने लय ताल से भी आप गा सकते हो। और इसको हमने समझा भी कि किस किस प्रकार से किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहला मुद्दा था सजने संवरने का, जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था उसके संबंध में। दूसरा था कि जो बेरोज़गार है, बेरोज़गारी को बताया गया है दूसरे में। तीसरे में बताया है यातायात परिवहन की सुविधा के बारे में बताया गया है कि परिवहन की सुविधा सब जगह पर्याप्त नहीं है। फिर है खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है कि आज भी गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा और फिर शिक्षा से संबंधित ये इस पूरी कविता में कितने मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति, हमने वहाँ गीत कविता के माध्यम से देखा कि समानता स्थापित करने के लिए भी है ना जो वहाँ पर वो उस कविता से हम भाव ले सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर एक रचनात्मक अभिव्यक्ति कि किसी लेख द्वारा, रचनात्मक में गीत कविता ये भी शामिल होते हैं। इनके माध्यम से भी हम समानता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि के प्रयोग से लोगों को आकृष्ट करते हुए समानता के स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हमने देखा कि कलम के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, नृत्य संगीत के द्वारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है और समानता स्थापित करने का विभिन्न प्रकार का प्रयास किया जाता है। लेखक, गायक, नर्तक, कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब ये अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियों में सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। अब जो ये गीत, कविता, कहानियाँ ये हमारे को है ना जो विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए हमारे को प्रेरित करती है और भी अच्छा हमारे को भाव प्रदान करती है, ताकि हमारे पूरे समाज में समानता स्थापित हो सके। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती है। अब ये जैसे रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है असमानता के विरुद्ध, उसके अंतर्गत हमने देखा गीत के माध्यम से भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं चक्का जाम करके ही समानता स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाए। इन जो विभिन्न प्रकार के गीत है ना, जो कलम लेखन के माध्यम से भी समानता स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। यही समानता के लिए संघर्ष के अंतर्गत ये प्रयास भी आते हैं सभी लोगों के। अब उपयुक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्ति प्रिय है? आपने उपयुक्त गीत को देखा, उपयुक्त गीत हमने पढ़ा, उसको समझाया भी, तो उसमें से सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी आपको वो लिखना है। फिर है मेरी भूख को ये जानने का हक रे। इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है? मेरी भूख को कि भाई लोगों में जो गरीब लोग हैं उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है 2 वक्त का, लेकिन हमारे जो अनाजों के गोदाम है सरकार के, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के, वहाँ पड़े अनाज सड़ रहे हैं।
तो ये इसके संदर्भ में मेरी भूख को ये जानने का हक है कि भाई वहाँ पड़े पड़े क्यों सड़ने दिया जा रहा है। जब गरीब लोग हैं उनको वितरित किया जाए ताकि उनके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो सके। क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? तो आप अपनी कक्षा में ऐसा गीत और कविता सुना भी सकते हो और साथ में लिख भी सकते हो ताकि उसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो। वो जैसे आपने कविता देखी ना, उससे मिलती जुलती अन्य कोई कविता आप लिख सकते हो या वो कविता भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर भारतीय संविधान में सभी को समान मानता है। अब हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत पहले भी इस पर थोड़ा सा चर्चा की कि भारत में कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है। तो भारत के संविधान क्या देता है? सभी को समानता का अधिकार देता है। इसलिए देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संविधान के अंतर्गत ही ये संघर्ष किए जाते हैं। जो भी संघर्ष किए जाते हैं संविधान के आधार पर ही तो किए जाते हैं। जो भी ये है संघर्ष और समता और न्याय की जो बात करते हैं, समता और न्याय स्थापित करने के जो संघर्ष बात करते हैं, जो आंदोलन के द्वारा जो बात की जाती है, वो हमारे संविधान के आधार पर ही होता है क्योंकि संविधान में ही समानता की बात की गई है। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान ही का प्रावधान ही है। अब वहाँ भी उनको ये बात पता थी कि भाई हमारे के साथ असमानता नहीं की जा सकती, हमारे रोज़गार को नहीं छीना जा सकता, हमारे को जीने का हक है और जीने का हक हमें हमारा संविधान प्रदत्त करता है। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने तवा मत्स्य संघ का गठन किया। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं। अब लोकतंत्र में इसके लिए समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रयास हमेशा करते रहते हैं। लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जा सके। अधिक से अधिक जो मामले हैं वो ऐसे संघर्ष की जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं उनके माध्यम से समानता लाने की ज़रूरत को महसूस किया जाता है, विभिन्न लोगों द्वारा, सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी प्रकार का जो ये हमने गीत के माध्यम से देखा, लेखन के माध्यम से, रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी देखा कि वहाँ उनके माध्यम से भी समानता के लिए संघर्ष किया जा सकता है और समानता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से लखनऊ में क्या हुआ, ये जो एक महिला है, यहाँ पर इस महिला का चित्र आपकी किताब से लिया गया है। तो ये लखनऊ में एक महिला है, वो यहाँ पर जूरी न्याय प्रदान करने का काम कर रही है। वहाँ पर इनके द्वारा एक मंचन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंसा के खिलाफ मंचन करके जागरूकता फैलाई जाती है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने की आज ज़रूरत है। तो ये 2001 में हुआ जहाँ 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई हो रही है। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस जन सुनवाई में क्या हुआ, महिलाओं की एक जूरी बनाई गई है। जूरी का मतलब जो कि न्याय प्रदान करने के लिए, जैसे कि कोर्टों में होता है ना, जज न्याय प्रदान करते हैं, तो इस तरह से जो 1500 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा हुए तो वहाँ पर एक जूरी बनाई गई महिलाओं की और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाई और निभाते हुए विभिन्न मामलों की सुनवाई की उन्होंने, उन महिलाओं ने। और फिर लोगों ने इस जो विभिन्न 15 से ज़्यादा प्रकरणों की इन्होंने सुनवाई की और फिर अपने हिसाब से इन्होंने फैसला भी दिया। ये कोर्ट में नहीं हो रहा था, ये उस जन सुनवाई में हो रहा था। लोगों की इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। अब यहाँ पर इन महिलाओं द्वारा जो प्रयास किया गया, इन लोगों द्वारा जो प्रयास किया गया, उसमें महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी, महिलाओं के लिए जो हिंसा हो रही थी, उसको रोकने में काफ़ी फ़ायदा मिल पाया। और साथ में लोगों को इससे जो जागरूकता भी मिली कि महिलाओं के लिए जो हिंसा हो रही थी उसको समाप्त करने की आज ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से ये समझाया गया है। ये कहाँ हो रहा था? लखनऊ में हुआ था। अब समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। अब हमने देखा कि लोकतंत्र की प्रमुख महत्वपूर्ण पहचान ही क्या होती है? समानता। समानता वहाँ रहेगी तभी वो वास्तविक रूप से लोकतंत्र कहलाएगा। इस पुस्तक में हमने कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया। हमने इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के समानता है या नहीं है, असमानताएं किस किस प्रकार से हैं और समानता हमारे संविधान ने किस प्रकार से प्रदत्त की है, इस पुस्तक में हमने विस्तार से पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण
जैसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पढ़ा कि उन दोनों में क्या क्या अंतर है, और साथ में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिला, और साथ में जो संचार के माध्यम है व्यावसायिक घरानों का उनका बढ़ता दबाव और नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित वहाँ पर हो पाया, और संचार के माध्यमों की वहाँ पर लोकतंत्र में किस प्रकार से भूमिका को भी हमने देखा। महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देने के अंतर्गत भी हमने देखा कि महिलाओं के श्रम को, घरेलू काम को, है ना, जो किसी प्रकार का महत्व अपने परिवार द्वारा भी नहीं दिया जाता है, और साथ में घरेलू कामगार महिलाओं के भी जो काम को मूल्य नहीं दिया जाता है, उनके साथ में क्या किया जा रहा था, असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। इसी जो आपने विभिन्न अध्याय पढ़े ना, उसके अंतर्गत ये बातें कह रहे हैं। कपास के किसानों की भेद कम आय, और ये सभी लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं। अब हमने जो ये यहाँ पर पढ़ा, विभिन्न प्रकार की असमानता देखी, इसी के अंतर्गत हमने देखा जी कपास के किसान है, जिसमें हमने किसका उदाहरण लिया था, स्वप्ना का, तो उसकी कितनी कम आय थी, और दूसरे अन्य लोगों की, अन्य निर्यातक, व्यापारी या दुकानदारों की कितनी आय थी। तो वहाँ पर भी हमने देखा ये सब लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौतियाँ हैं। असमानता को दूर करने के लिए ये सब चुनौतियाँ हैं। ये असमानता दूर होगी तब जाकर हमारे देश में समानता स्थापित हो पाएगी। अब इसमें देखो ये विभिन्न प्रकार के दे रखे हैं। इन मीडिया के बारे में दे रखा है कि भाई मीडिया में किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भूमिका तय की जाती है, मसौदे एजेंडे तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया का यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं। अब ये जो सभी प्रकार के जो असमानता का व्यवहार हमारे को विभिन्न अध्यायों में देखने को मिला, इनसे सबसे ज़्यादा उपेक्षित कौन हो रहा था, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा था, गरीब लोग हो रहे थे। उपेक्षित समुदाय थे, गरीब लोग थे। अब इनके साथ में है ना जो कौन से मुद्दे जुड़े हुए थे, सामाजिक और आर्थिक समानता, कि सामाजिक और आर्थिक रूप से किस किस प्रकार से विभिन्न लोगों के साथ भेदभाव किया गया, असमानता का व्यवहार किया गया। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमने पिछले अध्यायों में भी ये पढ़ा कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है समानता स्थापित करना। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान, गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और उसके साथ उसके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। भाई व्यक्ति का गरिमा और उसका स्वाभिमान कब बना रहता है, जब उसके लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, उसका परिवार का पालन पोषण करे वो, और उसके साथ समानता का क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए, तब जाके वो स्वाभिमान के साथ जी सकता है। यहाँ पर हमारे को इस कार्य के लिए, जो समानता स्थापित करने के लिए, हमारा संविधान हमारे को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं उसके अंतर्गत। इस जो विभिन्न अपन ने बिंदु पढ़े, विभिन्न समानता के मुद्दों के बारे में हमने पढ़ा गीत के माध्यम से, अन्य माध्यम से, उन्हीं के अंतर्गत ये प्रश्न है अपने दो कि समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका है। हमारे संविधान की भूमिका क्या है कि कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग क्या है, समान है। किसी के साथ कानून के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। क्या आप ऐसे छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? सामाजिक विज्ञापनों को हमने देखा था, वहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित एक विज्ञापन था, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित, और साथ में जल बचाव के अंतर्गत भी था। वहाँ पे सड़क दुर्घटना के ऊपर भी ऐसा विज्ञापन हमने तैयार किया था। तो यहाँ पर भी वो विज्ञापन आपको क्या करना है, तैयार करना है। इसी के साथ ये जो हमारा अध्याय 9 है वो समाप्त हो गया है, और इसी के साथ में ही ये जो हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है, ये अंतिम 90वें अध्याय के साथ में ये समाप्त हो गई है। अब अगले हम सामाजिक विज्ञान के दूसरे भाग, अन्य भाग जो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत वो चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसी 90 के पाठ के 90वें अध्याय के तीसरे भाग में इसका क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। उसके बाद में हमारा पर्यावरण का प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अंतर्गत सभी 9 अध्याय आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट भाग में, भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।